नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर डीएलएड का लास्ट क्लास होगा, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे 13 और 14 चैप्टर। छोटे छोटे चैप्टर हैं क्योंकि 14वां चैप्टर इसमें हमने ले लिया क्योंकि उसमें सिर्फ त्रिभुज के परिमाप के बारे में बताया जाना है कि परिमाप की संकल्पनाएं क्या है, परिमाप क्या होते हैं, यानी कि जो आपका पेरीमीटर है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। और दूसरा जो 13 है उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ने हैं हमको, हम एक एक चीज़ें करके क्लियर करेंगे आपका, बस आप लोग देखते चलिएगा। सबसे पहली बात है आप लोग शेयर कर देंगे जिससे कि और बच्चे हैं यह जान सकें कि उनका मैथ खत्म हो गया। कल से हम लोग साइंस स्टार्ट करेंगे। आपके जो साइंस हैं कल या फिर मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस, फिर उसके बाद 10 से 12 दिन में वो भी खत्म होंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एसएसटी। ऐसे ऐसे करके सारे सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। जो बच्चे नए हैं उनसे विनती है भाई, देखिए जैसे कि एक बंदे हैं जिनका नाम भैया क्या है, देखिए हर्षी हैं और दशरथ जी हैं। इन लोगों का नाम होता है सर पूरा का पूरा क्लास कराइएगा। भाई पूरा कराएंगे, मतलब पूरा डिक्टो ऐसे ही छपेगा आपके एग्जाम में। ये चीज़ देख लीजिएगा क्योंकि आपके सीनियर कितने भुगते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि डीएलएड में बैक आता है तो इसको क्लियर करने के लिए आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। तो देखिए सारी चीज़ें आपकी समझ हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। त्रिभुज की संकल्पनाएं क्या होती हैं। सबसे पहली बात है एक त्रिभुज जो हमारे दिमाग में क्रिएट होता है कि त्रिभुज ना पता हो, ऐसे तो आप सभी को पता होगा, लेकिन त्रिभुज जब ना पता हो तो उसको एक तरह संकल्पना उसकी कैसे करें, कल्पना कैसे करें। तो याद रखना है त्रिभुज में 3 साइड होती हैं, 3 साइड होते हैं और उसमें 3 जो है बिंदु होते हैं। वो तीनों बिंदु कैसे होते हैं, वह जो त्रिभुज के 3 बिंदु होते हैं वह एक प्लेन पे होते हैं और संरेखी होते हैं। संरेखी का मतलब वह इरेगुलर, मतलब कि ना कभी एक रेखा में नहीं होंगे, ऐसे और ऐसे ऐसे, मतलब इस तरह से नहीं होंगे। हमेशा याद रखना है वो अलग अलग दिशा में होंगे और उनकी जो लाइनें होंगी अलग अलग हो सकती। किसी दो का एक पैरेलल में हो सकता है लेकिन तीसरा कहीं इधर उधर होगा, तभी जाके हमारा इस तरह की त्रिभुज की संकल्पना बनेगी। अब त्रिभुज बनने के बहुत सारे आसार हैं, जैसे इस पूरे लाइन का नाम देते हैं हम ए बी सी। तो याद रखना है हमेशा और हमेशा किसी भी, अगर एक त्रिभुज की वैल्यू ए बी है, दूसरे का बी सी है, तीसरे का सी ए है, तो हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू x है, इसकी y है और इसका z है। तो याद रखना है आपको हमेशा और हमेशा किसी भी दो भुजा को ले लिया जाए, त्रिभुज की किसी भी दो भुजा के, मतलब किसी भी दो भुजा को लेकर अगर उसका स्क्वायर करें तो तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए किसी भी दो भुजा। यानी कि जब x स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो हमेशा क्या होना चाहिए, x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यह वैल्यू हमेशा बड़ा आना चाहिए, इससे हमेशा बड़ा आएगा या फिर बराबर आएगा, छोटा नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। याद रखना है। या फिर कह लीजिए वाई स्क्वायर इसके बराबर आना चाहिए या फिर बड़ा आना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, बड़ा आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर जेड स्क्वायर के बराबर करें तो यह वैल्यू बड़ा आना चाहिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से 3 चीजें बनेंगी तब जाके त्रिभुज हमारा कंप्लीट होगा। अन्यथा आप खुद सोचो, अगर हम कोई एक वैल्यू ले लें 5, एक 1 ले लें, एक हम ले लेते हैं 20, आप खुद सोचो 5 प्लस 1 का, 5 का स्क्वायर 25 करते हैं और 1 का स्क्वायर 1 करते हैं, तो यह 20 का स्क्वायर 400। तो बताओ बराबर नहीं है, तो बताओ 5 1 20 से तो कभी त्रिभुज बन ही नहीं सकता। इस बात को याद रखना। हम प्रूफ करते हैं इस चीज को कैसे, देखना। जैसे हम बोले कि हम 20 और 1 और 5 3 भुजाएं हमारे पास, इसको लेके हमको त्रिभुज बनाने हैं, तो हम क्या किए, पहले 20 वाला लंबाई वाला खींच दिए। अब यहाँ से 5 तो इतनी बड़ा आएगा ना भाई, और 1 कितना बड़ा आएगा, इतना बड़ा आएगा। बताओ त्रिभुज बना, त्रिभुज नहीं बना ना भाई। कितना घसीटोगे उसे, और घसीटोगे तो ज्यादा ज्यादा कहां तक जाएगा भैया, ये मिलना चाहिए तब ना त्रिभुज बनेगा। या तो अगर यहां से एक लाइन और खींच दें ऐसे, तब तो ये तुम्हारा रेक्टेंगल बन गया, मतलब कि ये बन गया हमारा चतुर्भुज भाई। तो समझ में आ रहा है, मतलब ये हमारा हमेशा और हमेशा जो तीसरी साइड है x y और z है, हमेशा कोई सा भी तीसरा साइड अन्य दो के साइड के स्क्वायर से बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए, तीसरा साइड अकेला वाला। इस तरह से जो हम संरचना बनाए उसको आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, यह रहा त्रिभुज की संकल्पना। त्रिभुज के लिए 3 साइड की जरूरत पड़ती है और 3 असंरेख बिंदु की जरूरत पड़ती है, जो कम से कम 2 ऐसे बिंदु, एक बिंदु ऐसा हो जो कि संरेख ना हो, मतलब कि ऐसे ऐसे 2 हो, एक यहाँ पे हो, एक ऐसे ऐसे हो तो एक यहाँ पे हो। इस प्रकार से त्रिभुज बनते हैं। याद रखने 2 संरेख हो सकते हैं लेकिन तीसरा असंरेख हो, मतलब एक लाइन में ना हो। मतलब हमने क्या पढ़ लिया, यह पढ़ लिया, यह पढ़ लिया, त्रिभुज के निर्माण के बारे में पढ़ लिया। किसी भी त्रिभुज में याद रखना है, किसी भी त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं, 3 बिंदुओं से मिलकर बनाया जा सकता है। उसमें 3 साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 कोण होते हैं। ये बात तो जनरल चीज है, सबको याद होना चाहिए। अभी बताते हैं त्रिभुज के प्रकार। इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें बताया था त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, फिर से बताते हैं।
अब आ जाते हैं त्रिभुज के अंगों का ज्ञान हो गया भाई। त्रिभुज के अंतर क्षेत्र बाह्य क्षेत्र क्या है भाई देख लो। पहले त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए पहला त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, आप सभी को पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री का होता है और यह दोनों 30 या 60 के होंगे, 30 के होंगे या एक 60 का होगा या फिर 45 के होंगे या फिर उससे कम हो सकते हैं, लेकिन मिला जुला के इन दोनों का योग 90 डिग्री आना चाहिए। किसी भी त्रिभुज के अंत कोणों का योग मतलब अगर एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की बात करें, ए बी सी की बात करें, हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है। इस बात को याद रखना है। अब आपके दिमाग में बन रहा होगा सर जी इस वाले एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो इस वाले वैल्यू का, इस वाले अंक का जो वैल्यू होगा इसका और इसका योग होगा, या फिर 180 माइनस अगर सी कर दें, 180 माइनस एंगल सी कर दें तभी मिल जाएगा। यह बात हो गया, क्योंकि भाई ये एंगल सी है ये वाला, अगर इसको माइनस कर दें 180 में से, क्योंकि ये पूरा का पूरा 180 बनेगा या पूरा, तो 180 में से माइनस कर दें सी को तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा ना। तो यह हो गया पहला त्रिभुज समकोण त्रिभुज, याद रखना है, जिसमें एक भुजा 90 डिग्री होगा। दूसरा होगा याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए। हमको इसके क्षेत्रफल के बारे में नहीं पढ़ना है, क्षेत्रफल के बारे में आपको सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें बस संकल्पना जान लीजिए, जितनी जरूरत है उतनी ही, उससे ज़्यादा ना पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी खतरनाक होता है और कम पढ़ना भी खतरनाक होता है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे जब कम पर ही नौकरी मिल जाएगी, तो हमें पता है भाई बस इतने ही कदम बढ़ाएंगे तो नौकरी मिल जाएगी, तो पहाड़ पे चढ़ने की क्या जरूरत है, खुद बताइए आप, साफ बात है ना। आगे तो वो चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, उसको देखेंगे, हम पढ़ा दिए हैं सारे के सारे, यूपी टेट, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सब पढ़ा दिए हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे जो हैं वो तो कभी न कभी देखेंगे भाई उसे। तो यह हो गया एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों के तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, तीनों एंगल भी 60-60-60 के होते हैं, याद रखना है। तीनों भुजा भी बराबर, तीनों एंगल भी बराबर, इसे कहते हैं समद्विबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक होता है समद्विबाहु जिसमें दो भुजा, कोई दो भुजा बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होता है। अगर यह एंगल एक्स है तो यह भी एंगल एक्स होगा और यह वाला जो होगा 180 माइनस 2x हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है, इसमें यह दोनों x हैं तो यह हो जाएगा 180 माइनस 2x। समझ में आ रहा है, और दो भुजा बराबर हो गया। अब जरूरी नहीं कि यही बराबर कर दिया, आप इसको भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं होता है, याद रखना है, या ए है या बी है या सी है, इसमें एंगल भी बराबर नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं ना भी हो सकते हैं, ना भी होते हैं, यही समझ लो। तो इसमें हीरोज फार्मूला लगाकर हम एरिया निकालते हैं। हीरोज फार्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर निकालते हैं, वैसे पढ़ना नहीं है, बस देख लीजिए, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यस क्या है, यस है अर्ध परिमाप। परिमाप अभी आप नहीं पढ़े हैं तो परिमाप पढ़ाते हैं, फिर ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, बस जितना आपको देना है बस उतना लेते रहो, ठीक है। अब देखना, यह तो रहा त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के प्रकार भी पढ़ लिया हमने, अंतःकोणों का योग भी पढ़ लिया, त्रिभुज के प्रकार भी पढ़ लिया, त्रिभुज के अंतर क्षेत्र बाह्य क्षेत्र के बारे में देख लिया, त्रिभुज के अंगों के बारे में भी देख लिया गया। अब आते हैं त्रिभुज के शीर्ष, लंब और माध्यिका क्या होते हैं। कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, अगर इसके बाहर से ऐसे वृत्त खींच दें, ऐसे बाहर से वृत्त बना दें, तो इसे बोला जाता है केंद्र का जो सर्कल है, सर्कल का जो केंद्र बिंदु होगा उसे बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। इसे क्या बोलते हैं, परिकेंद्र बोलते हैं, क्योंकि परिवृत्त है तो परिकेंद्र बनाएगा, परिकेंद्र बनाएगा इस तरह से। तो याद रखना, परिकेंद्र मतलब कि त्रिभुज के बाहर से शीर्ष को छूते हुए अगर कोई सर्कल बना दिया जाए तो उसके द्वारा बनाया गया केंद्र परिकेंद्र कहलाता है। अब यही चीज अंतः केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र का मतलब कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, इसके भुजाओं को टच करते हुए कोई सर्कल बना दिया जाए तो इसके द्वारा केंद्र जो बनेगा उसे कहते हैं अंतः केंद्र। अब यही चीज है, अगर इसको ऐसे से मिला देना तो इसे बोलते हैं शीर्षलंब। इसे क्या बोलेंगे, शीर्षलंब बोलेंगे, क्योंकि जब शीर्ष से मिलाती हुई कोई लाइन जो है किसी एक भुजा पे गिरती है तो इसे बोलते हैं शीर्षलंब। यानी कि ए जो है या बी है या सी है और यह ओ है, तो ए ओ जो है ना वह हमारे ए बी ओ को, ए ओ सी को बराबर बराबर भागों में बांटती है। इस तरह से यहाँ से कोई लाइन ऐसे खींच दें तो यहाँ पर यह भी शीर्षलंब हो गया, सी से डाला गया शीर्षलंब एफ पर। इसको ऐसे खींच दें तो यह भी शीर्षलंब हो जाएगा किसका, बी का, ए सी पर। देखो आप खुद देखिए, ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये पूरा परपेंडिकुलर है, इस वजह से यह हो जाएगा ई। तो इस प्रकार से किसे शीर्षलंब कहते हैं, शीर्ष से डाला गया किसी भुजा पर कोई लंब, कोई सीधी रेखा खींच दिया जाए कोण को समद्विभाजित करते हुए तो उसे क्या कहते हैं, शीर्षलंब कहते हैं। बस इतना याद रखना है, जो छोटी छोटी बातें हैं। तो शीर्षलंब हो गया। अब माध्यिका क्या होता है, माध्यिका ध्यान से देखिएगा,
माध्यिका। माध्यिका का मतलब जैसे कि अभी हम लोग कोण समद्विभाजक किए थे, कोण समद्विभाजक किए थे तो शीर्षलंब आया था। अब आपको भुजा काटना है, ऐसे भुजा भुजा काटेंगे तो सारी भुजा एक जगह मिलेंगी, वह क्या कहलाता है, हमारा माध्यिका कहलाता है। समझ में आ गया माध्यिका किसे कहते हैं? मध्य से, भुजाओं के मध्य से जाने वाली जो लाइन किसी एक जगह जो काटती है उसे क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। अब इसको हम सही से बना दें, देखिएगा शीर्षलंब हमने क्या बताया, जो कि शीर्ष को काटे, ऐसे 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 ऐसे, ये शीर्षलंब हो गया। शीर्षलंब केंद्र परिकेंद्र हो गया। अगर यही चीज हम भुजाओं को काट दें, भुजा को काटते हुए बनाएं, ऐसे बनाएं, ऐसे इस प्रकार से बन जाए तो इसे बोलते हैं हम लोग माध्यिका बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? बता दो, दोनों अलग अलग हैं अपने आप में, एक माध्यिका है भुजा का माध्यिका, एक है शीर्षलंब, कोण समद्विभाजक बोलते हैं इसे, जो कोण को काट रहा है। ठीक है भाई, दोनों को बना लेना है। अब हम आते हैं परिकेंद्र देख लिए, अंतःकेंद्र देख लिए, अब आते हैं परिमाप की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिमाप देखिएगा, परिमाप का मतलब होता है कोई सी भी आकृति बना लो, जैसे त्रिभुज बना लिया तो ए है, ए है, ए है, मतलब इन तीनों का एडिशन, चारों तरफ का एडिशन 3 आ गया, ये परिमाप हो गया, जिसे हम बोलते हैं क्या? पेरीमीटर। जैसे हम सर्कल बना लिए तो सर्कल पे यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ तक दौड़ दिए हम, तो यह पूरा कितना दूरी हम दौड़े हैं, एक सर्कल कंप्लीट हुआ, यानी कि 2 पाई आर, सर्कल का परिमाप 2 पाई आर हो गया। अगर कोई आयत है, आयत है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यह अगर ए है और यह बी है, तो अगर पूरा यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए, ऐसे चले, ए चले, फिर बी चले, फिर ए चले, फिर बी चले, तो हम कितना चले भाई? 2a + 2b चले, तो ये पूरा का पूरा परिमाप होगा। परिमाप का मतलब किसी भी आकृति का कोई रूप हो, उसको जहां 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 हम गए हैं, ऐसे 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 जहां जहां जाएंगे सबको जोड़ दो, जितना दूरी चला गया, यही परिमाप होता है, चाहे जो आकृति हो, याद रख लेना है। अब हम एक टेढ़ा मेढ़ा आकृति बनाते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है। आपको बोला भैया ये चूहा निकला यहाँ से और चूहा यहाँ से यहाँ तक आ गया, देख लो। अब इसका परिमाप बताओ, तो आप कहोगे सर जी यहाँ से चले पूरा डिस्टेंस जो है, पूरा डिस्टेंस है, इसको हमने कलेक्ट किया, जोड़ा 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 जोड़ा, यहाँ पे आ गए फिर से, तो ये कितना जितना डिस्टेंस होगा वही परिमाप है, बात खत्म। ठीक है ना भाई, यह होता है परिमाप, यह चीज याद रखना। लेकिन अगर किसी त्रिभुज के अंदर या फिर किसी आकृति के अंदर ऐसे बना दिया जाए, अब बोले भैया इस त्रिभुज का परिमाप बताओ, तो अब आकृति से नहीं मतलब है अंदर वाले, आपको सिर्फ बाहर से मतलब होना चाहिए, यह वाला डिस्टेंस, यह डिस्टेंस चाहिए आपको, समझ रहे ना? आपको सिर्फ यह चाहिए, तो यह परिमाप होगा। परिमाप मतलब किसी भी आकृति के चारों तरफ का एडिशन परिमाप कहलाता है, बात खत्म। तो परिमाप सच दैट क्या होता है? इज दैट इज अ एडिशन ऑफ होल साइड, या फिर चारों तरफ का जितना उसका एरिया, जितना क्षेत्र है, जितने दूरी पर फैला हुआ है, सबको जोड़ दो चारों तरफ, बस यही होता है बाड़ा। घर में बाड़ा बनता है ना भाई, बस बाड़े को जोड़ दो, चारों तरफ का बाड़ा जोड़ दो, तो ये क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। बस यही होता है परिमाप। बस ये दोनों चैप्टर फिनिश हुआ, डीएलएड मैथ कंप्लीट। इस पूरे लेक्चर पे हम लिख देंगे ऊपर कंप्लीट। कल से स्टार्ट होगा साइंस डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। धन्यवाद।